हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी। क्लास 7 ज्योग्राफी का हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड क्लास 7 ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि क्लास 6 के वीडियोस मिलेंगे, मैथ साइंस वगैरह के, एंड क्लास 8 के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है क्लास 7 ज्योग्राफी का, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 का नाम है जीवन का आधार पर्यावरण। इससे पहले हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, ठीक है। उसका हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिया था एंड उस चैप्टर को भी हमने पढ़ा था। तो वैसे ही आज के वीडियो में भी हम चैप्टर 7 को पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। उड़ती चिड़िया, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। सीमा जो थी वो गांव की लड़की थी, गांव में रहने वाली थी। तो वो पहली बार अपने पापा के साथ पटना घूमने जा रही थी। अब धीरे धीरे चल रही ठंड हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों शहर पहुंचे। बस से उतरकर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देखकर वह सोच रही थी, क्या शहर ऐसा होता है। वो इसलिए सोच रही थी क्योंकि वो गांव की रहने वाली थी और गांव में उसे इतनी सारी गाड़ियां नहीं देखी थी और इतनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं देखी थी। तो इसलिए वो देखकर सोच रही थी, क्या शहर ऐसा ही होता है। फिर अचानक उनका ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया। वहां चारों तरफ से गाड़ियां कतार में खड़ी थी। गाड़ियों का धुआं चारों ओर भरा हुआ था। सीमा की आंखों में जलन होने लगी थी। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने पिताजी से गमछा मांगा तथा अपने मुंह, नाक एवं आंखों को ढक लिया। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाज उसे काफी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी, गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता था, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पिताजी ने कहा, ऐसा प्रदूषण के कारण होता है, जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है। अब प्रदूषण के बारे में कुछ बताता हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा कि ये सब परेशानी तुमको प्रदूषण की वजह से हो रही थी। गाड़ियों की तेज हॉर्न की वजह से और इतने सारे धुओं की वजह से उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, उसको घुटन हो रहा था। तो इसलिए सीमा अपने पिताजी से कहती है, तो मुझे गांव में ऐसा कभी नहीं होता था, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा प्रदूषण के कारण होता है और प्रदूषण बहुत तरह के होते हैं। तो अब उसके पिताजी उसे प्रदूषण के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरह के प्रदूषण होते हैं और ये प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, प्रदूषण को हम लोग इंग्लिश में पॉल्यूशन कहते हैं। वायु यानी कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। और ये सब कैसे होता है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होता है जो जीव जंतु छोड़ते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस हम लोग यानी कि जो मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं और जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसी स्रोत को काटते जा रहे हैं। इसलिए क्या होता है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वायु प्रदूषण फैलता है, ठीक है। अब है ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में आपने जाना, क्यों होता है, कैसे फैलता है। ध्वनि प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है। अब यहाँ पर है ध्वनि प्रदूषण। वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों की शोर से उत्पन्न होता है। सीमा ने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या हम पैदल नहीं चल सकते। पिताजी ने कहा, धूप अधिक तेज है, ऐसे में पैदल चलना मुश्किल होगा। हम आगे जाकर ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे, फिर पैदल चलेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह प्रायः यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो है ये लाउड स्पीकर, डीजे, वाहन यानी कि गाड़ियों के शोर से होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सड़क पे जब जाम लग जाता है या फिर देखा होगा आपने कि डीजे या लाउड स्पीकर बजता है तो उससे कितना शोर आता है, बहुत आवाज निकलती है, बहुत जोर से आवाज निकलती है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है, लोगों को सुनने में कठिनाई होती है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है।
किसी भी चीज़ को मापने के लिए उसकी माप होती है, जैसे कि हम किसी भी सामान को, किसी द्रव्य को किलोग्राम में, लीटर में मापते हैं, वैसे ही ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। मानव की जो सुनने की क्षमता होती है वो 80 डेसिबल तक होता है। ठीक है, इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अगर इससे ज्यादा तीव्र आवाज होती है, इससे ज्यादा तेज आवाज होगी, 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज होगी, तो मनुष्य को सुनने में कठिनाई होगी। इससे क्या होता है, मनुष्य के कानों और मस्तिष्क को कठिनाई होती है। तेज ध्वनि से कानों और मस्तिष्क को कठिनाई होने लगती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है, और इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब आगे है, सीमा बोली, पिताजी यहाँ पेड़ तो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे देखो सब व्यस्त हैं, सब जाने कहाँ भागे जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वे उसे गंगा नदी के किनारे गंगा घाट ले गए। नजदीक जाने पर सीमा ने देखा कि नदी का पानी काफी गंदा था। कुछ लोग वहां साबुन से कपड़े धो रहे थे तो कुछ स्नान कर रहे थे। पास में ही एक गंदा नाला भी गंगा में गिर रहा था, जिसके मुहाने पर पानी बहुत गंदा था। उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने तो सुना था कि हम गंगा जल पीते हैं, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, लेकिन यह पानी तो बहुत गंदा है, इतनी गंदगी कहाँ से आती है। तो सीमा अपने पिताजी से कहती है, जब वो गंगा जल को देखती है, जब वो गंगा के किनारे जाती है गंगा घाट पर, तो देखती है कि गंगा का पानी बहुत ज्यादा गंदा है। तो वो कहती है अपने पिताजी से कि मैंने सुना था कि गंगा का पानी पीते हैं, लेकिन ये पानी तो बहुत गंदा है। तो लोग क्या करते हैं, गंगा के किनारे जाके वहां पे कपड़ा धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं और उसमें कुछ कचरा वगैरह भी फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है, गंगा जल गंदा हो जाता है, जिससे कि वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो इन्हीं सब वजहों से जल प्रदूषण फैलता है। अब हम पढ़ेंगे आगे जल प्रदूषण के बारे में। अब यहाँ पर जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण का परिभाषा आपको यहाँ पर दिया गया है। जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक ना रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है जो मैंने आपको बताया, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि कोई भी चीज जल में आप डालेंगे, कोई कचरा हो गया या फिर कोई कपड़ा धोता है, पशुओं को नहलाता है, तो उससे क्या होता है, जल गंदा होता है और इससे जल पीने लायक नहीं रहता है और या फिर उपयोग करने के लायक नहीं रहता है, तो उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा भी नालियों से होता हुआ नदी में ही गिर रहा है, जिसके कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया है। अब तो इसमें इतनी गंदगी है कि इसे पीना तो दूर, स्नान करने में भी हम परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीमा को बड़ा दुख हुआ। उसे दादी की बताई सारी बातें याद आ रही थी जो उन्होंने उसे गंगा नदी के बारे में बताया था। तो आपने देखा होगा कि शहर के फैक्ट्रियों से, घरों से जो पानी निकलता है वो सब क्या होता है, वो सब नाले से होते हुए नदी में चला जाता है। तो इससे भी क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है और वो ना तो पीने लायक रहता है, ना स्नान करने लायक और ना ही किसी और काम के लायक रहता है। तो ये सब देख के सीमा को बहुत दुख हो रहा था और उसे अपनी दादी की बताई बातें याद आ रही थी कि दादी ने जो उसे कहा था कि गंगा का पानी बहुत साफ होता है, पीने लायक होता है, तो वही सब बातें उसे याद आ रही थी। लौटते समय सीमा को सड़क पर फैले नाली के पानी से होकर जाना पड़ा। उसने पूछा, पिताजी यहाँ इतना पानी कहाँ से आया, वर्षा तो हुई नहीं है। पिताजी ने कहा, यह नाली का गंदा पानी है जो नाली के जाम हो जाने के कारण सड़क पर बह रहे हैं। तो जब सीमा वहां से लौट रही होती है तो वो देखती है कि सड़क पर पानी फैला है, तो पूछती है अपने पिताजी से कि ये पानी कहाँ से आया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये नाली का गंदा पानी है। अब देखिए, सीमा ने पूछा, क्या यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती? पिताजी ने समझाया, बेटा सफाई तो होती ही है, लेकिन हम पॉलिथीन का प्रयोग कर उसे जहां तहां फेंक देते हैं, जो हवा द्वारा उड़कर नाली में पहुंचकर उसे जाम कर देते हैं। सीमा ने कहा, पता नहीं इतनी दिक्कत के बाद भी लोग पॉलिथीन का उपयोग क्यों करते हैं। तो जब सीमा देखती है कि सड़क पर नाली का गंदा पानी फैला हुआ है तो वो अपने पिताजी से पूछती है, क्या नालियों की सफाई नहीं होती है? तो पिताजी कहते हैं कि लोग पॉलिथीन का प्रयोग कम नहीं कर रहे हैं, पॉलिथीन का प्रयोग करके उसको जहां तहां फेंक देते हैं, जो कि वो उड़ के नाली में चला जाता है और नाली जाम हो जाता है, जिससे कि पानी बाहर आता है। ठीक है, नाली जाम हो जाएगा तो नाली का पानी सड़क पर आ जाता है। तो वही भी सीमा कहती है इसी बात पे कि इतनी दिक्कत के बाद भी लोग पॉलिथीन का उपयोग क्यों करते हैं।
फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी के कारण दोनों का बुरा हाल था। सीमा बोल पड़ी, पिताजी यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं लगती। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोंस कहा जाता है डॉल्फिन को, ठीक है, डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। देखिए डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है क्योंकि वो गंगा की सफाई कर देता है। गंगा में जो कचरे होते हैं डॉल्फिन उसको खाती है, वही उसका खाना होता है। मतलब गंगा नदी में जो भी कचरे होते हैं डॉल्फिन उसको खाती है, जिससे कि नदी का सफाया हो जाता है। तो इसीलिए डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे डॉल्फिन का फिगर दिया गया है। ये डॉल्फिन है, आपने देखा होगा पहले भी टीवी वगैरह पे देखा होगा आपने। डॉल्फिन इसी को कहते हैं, ये एक प्रकार की मछली ही होती है, इसका नाम डॉल्फिन होता है। तो अब आगे है, पिताजी ने कहा बेटा यहाँ पेड़ पौधे की संख्या कम है। यहाँ पे सीमा कहती है, पूछ रही है यहाँ पे सीमा कि पिताजी यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं लगती। तो उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा यहाँ पेड़ पौधे की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक हैं, गाड़ियां भी बहुत अधिक चलती है, बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं, इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है। जानती हो इन सबसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, तो शहर में क्या होता है कि ईंट और पत्थर से बने हुए मकान ज़्यादा होते हैं और गाड़ियाँ बहुत अधिक चलती है और बिजली के बल्ब वगैरह भी हमेशा जलते रहते हैं। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी यहाँ पर दिया गया है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को हम हिंदी में कहते हैं भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन कहते हैं। और गांव में क्या होता है? गांव में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होते हैं और गाड़ियाँ कम चलती है और बिजली की खपत भी उतनी नहीं होती है जितनी कि शहरों में होती है। शहरों में हमेशा एनी टाइम बिजली के बल्ब, पंखे, हर चीज़ मतलब बिजली पे चलता है। तो इससे भी क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इन्हीं सब वजहों से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, ग्लोबल वार्मिंग यह क्या होता है? पिताजी ने बताया, बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रहे हैं, यातायात के साधन, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अधिक होना, और ये सब होता है मानव की वजह से, क्योंकि मानव ही है जो कि ये सब इसमें जो भी चीजें इसमें दी गई है, जितना भी रीजन इसमें दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग का, सब मानव के द्वारा ही फैलाया गया है। क्योंकि फैक्ट्री भी मानव ही चलाते हैं, यातायात के जितने भी साधन होते हैं, फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक की जो भी चीजें होती है, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये सारा चीज क्या करते हैं? मानव ही करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी मानवों की वजह से ही, इंसानों की वजह से ही हो रहा है। और ये समस्या कहीं एक देश में या फिर किसी एक राज्य या गांव में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। तो आगे है, सीमा ने सोचते हुए कहा कि इसके लिए तो पूरी तरह हम लोग ही जवाबदेह हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बोल रही है कि प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। तो मानव जो है अपने स्वार्थ के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि हमें ही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, फिर भी पेड़ों की कटाई करते हैं, फिर भी नदियों को गंदा करते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर हम इन सब चीज़ों का उपयोग कम कर देंगे, जैसे कि वाहनों का प्रयोग कम कर देंगे, पॉलीथीन का उपयोग कम करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा कम होगा। लेकिन ये सब करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलिए आगे अब देखते हैं। पिताजी ने कहा, दुख तो इस बात की है कि हम अब भी सावधान नहीं हुए हैं। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग की ओर इशारा कर कहा, पढ़ो तो उस पर क्या लिखा है। अब सीमा होर्डिंग बोर्ड को पढ़ती है। सीमा ने पढ़कर सुनाया, शिव समान विष पीते वन, कामधेनु सा देते धन, वृक्षों की भरमार, खुशियां अपार। शिव समान, जैसे कि भगवान शिव ने विष पिया था, सभी की रक्षा के लिए, पूरे विश्व की रक्षा के लिए भगवान शिव ने
विष पिया था। तो वैसे ही कहा गया है कि शिव समान विष पीते वन, जैसे कि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए विष पिया था, वैसे ही वन जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, वो विष पीते हैं। विष कैसे पीते हैं देखिए, वन जो होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, जो कि हानिकारक गैस होता है सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। लेकिन वन क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक प्रकार का विष ही है। तो विष, उस विष को वन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि शिव समान विष पीते वन, कामधेनु सा देते धन। दोस्तों, पहले के युग में एक कामधेनु नामक गाय थी जो कि सभी इच्छाओं को पूरी करती थी। तो उसी तरह कामधेनु सा देते धन वन को कहा गया है। वन जो है, पेड़ पौधे जो हैं, वो कामधेनु सा हमें धन देते हैं। हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, और बहुत सारा जैसे कि लकड़ियां वगैरह भी हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। इस तरह वन यानी पेड़ पौधे जो होते हैं हमें धन देते हैं। ठीक है, वृक्षों की भरमार खुशियां अपार, वृक्षों की भरमार होगी, वृक्ष ज्यादा होंगे तो खुशियां ज्यादा होगी। अब यहाँ पर है, सीमा को होर्डिंग पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, पिताजी इस पर तो बहुत अच्छी बातें लिखी है। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे एक होर्डिंग पर गया, वह उसे पढ़ने लगी। फिर दूसरा यहाँ पे होर्डिंग बोर्ड पे लिखा है, पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो, जन जीवन खुशहाल, पुण्य सलीला भगीरथी में मानव कुछ मत डाल। फिर बोर्ड पर लिखा हुआ था, होर्डिंग बोर्ड पे, कि पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, यानी कि पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे तो जीवन खतरे में पड़ेगा। ज्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो, नदी स्वच्छ होगी, वृक्ष हरे भरे हो तो जन जीवन भी खुशहाल होगा, मतलब सभी लोग खुश रहेंगे। और पुण्य सलीला भगीरथ में मानव कुछ ना डाल, भगीरथ एक नदी का नाम है। तो कह रहा है इसमें कि उसमें कुछ मत डाल, यानी कि कचरा वगैरह उसमें नहीं, नदी में कचरा डालना ही नहीं चाहिए। तो यही सारी चीजें बोर्ड पर लिखा हुआ था। अब आगे है, सीमा सोच में पड़ गई, इतनी अच्छी बात पढ़कर भी लोगों पर असर क्यों नहीं होता, कैसे लोग हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। उसने पिताजी से पूछा, क्या जैसा लिखा है हम वैसा नहीं कर सकते? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे, हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे। सीमा को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बोर्ड पर लिखी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को ज्ञान नहीं है, फिर भी वो लोग मतलब कचरा फैलाते हैं, नदी गंदा करते हैं, पेड़ काटते हैं। तो इसलिए वो अपने पिताजी से कहती है कि जैसा बोर्ड पर लिखा है क्या हम वैसा नहीं कर सकते? तो उसके पिताजी कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमें कुछ छोटे छोटे से संकल्प लेने होंगे, जैसे कि हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। ठीक है, और फिर आगे वो कहते हैं कि वाहनों का प्रयोग कम करना होगा, साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी, नालियों का गंदा पानी नदी में ना जाए, इसके लिए सोख्ता यानी गड्ढा, सोख्ता गड्ढा बनवाना होगा। यहाँ पर सोख्ता गड्ढा के बारे में दिया गया है। सोख्ता गड्ढा क्या होता है? वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप लोगों से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के घरों में भी होगा। अक्सर अब सोख्ता गड्ढा सबके यहाँ होता है, सबके घरों में होता है। देखिए, गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा, जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो, ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहाँ तहाँ नहीं बिखरे। तो उसी को हम सोख्ता गड्ढा कहते हैं। उसमें क्या होता है, गड्ढे में ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है, सीमेंट का ही बनाया हुआ एक ढक्कन लगा हुआ होता है, और गड्ढे में ईंट और रेत भरा हुआ होता है। रेत यानी बालू, आप समझते होंगे, रेत यानी कि बालू से भरा हुआ होता है, जो कि उसमें पानी जाता है तो वो जमीन के अंदर उसको सोख लेता है, जिससे कि पानी इधर उधर फैलता नहीं है। तो उसी को हम सोख्ता गड्ढा कहते हैं। सीमा ने कहा, पिताजी हमारे घर का पानी भी तो बगल के तालाब में जाकर मिलता है, तब तो हम भी पानी गंदा कर रहे हैं, हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिता ने भी सहमति जताई। घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने, अब यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, अब आगे का लाइन है यहाँ पे, जाने अनजाने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह कैसे ठीक होगा? उसने सोचा और प्रण लिया। तो वो ये सब सोच रही थी कि हमारे घर का जो पानी है वो भी एक नदी में, एक तालाब में जाकर गिरता है। ठीक है, तो वो सोच रही थी मन में कि ये सब कैसे ठीक होगा। उसने सोचा और प्रण लिया। पहला वो प्रण लेती है कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी, मैं जहां तक संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगी, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगी, मैं जल का संरक्षण करूंगी तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। तो ये सब अगर सब लोग करने लग जाए तो हमारा पर्यावरण फिर से स्वच्छ हो जाएगा और हरा भरा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सब लोग करने लग गए तो। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या हम सब सीमा जैसे करेंगे?
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को हमने पढ़ा है तो इससे हमने कुछ सीखा है कि हमें पर्यावरण का रक्षा कैसे करना चाहिए, कैसे हम पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसका हेडलाइन है रामू की बुद्धिमानी। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी, जिस कारण मच्छर भी खूब थे। रामू ने सुना था कि अगर इसमें मछलियां पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या तो कम होगी ही, पानी भी साफ हो जाएगा। उसने यह बात गांव वालों को बताई। उसने बताया कि मछलियों में यह गुण है कि वे मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करता है। गांव वालों को उसकी बात अटपटी लगी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नजदीक के मत्स्य पालन केंद्र जाकर छोटी मछली लेकर आया तथा उसे तालाब में डाल दी। कुछ दिनों में ही परिणाम सामने आया। मच्छर तो कम हुए ही, जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी नजर आने लगा था, साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सब लोगों ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश हैं। सभी ने रामू की बुद्धि को सराहा। तब रामू ने कहा, आप इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रामू ने क्या किया, जो तालाब गंदा था तो वहां पे उसने मछली पालना शुरू कर दिया। उसने सुना था कि अगर मछली पालेंगे तो वहां के जो बहुत सारे मच्छर हैं और उसमें जो गंदगी है तालाब में वो सारी साफ हो जाएगी। इसलिए रामू ने तालाब में मछली पालना शुरू किया। तो यह देखकर गांव वालों ने भी दूसरे तालाबों में भी मछली पालना शुरू कर दिया। तो फिर उसने कहा कि रामू ने कहा कि अगर आप इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती करेंगे तो इससे और भी आपको लाभ प्राप्त होगा, इससे मतलब और भी पैसा होगा, आमदनी होगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।